चैप्टर क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर के अनुसार जातीयवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातीयवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। पहला ये क्वेश्चन पूछा गया कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार जातीयवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। इसका उत्तर पहले लिखेंगे हम लोग। तो अब क्या लिखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे, ठीक ना। उत्तर जातीयवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हुए कहते हैं कि आधुनिक युग में कार्य कुशलता के लिए आधुनिक युग में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक माना जाता है। कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक माना जाता है। और यह जाति प्रथा अपने यहाँ श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। ठीक ना। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। क्वेश्चन क्या था, भीमराव अंबेडकर के अनुसार जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हुए कहते हैं कि आधुनिक युग में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक माना जाता है। आधुनिक यानी कि आज के युग में, ठीक ना, आज के युग में काम काज के लिए श्रम विभाजन आवश्यक माना जाता है। और यह जाति प्रथा अपने यहाँ श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जाति प्रथा किसका दूसरा रूप है, तो श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इसको नोट करो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि कभी गुरु नानक की दृष्टि में वाणी कब विष के समान हो जाती है। वाणी मतलब वो हमारा बोली, ठीक ना। विष मतलब जहर, हमारी बोली जो है कब जहर बन जाती है, ठीक ना। किसके दृष्टि में? गुरु नानक जी के दृष्टि में, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे कभी गुरु नानक की दृष्टि में, कभी गुरु नानक की दृष्टि में वाणी राम नाम के बिना, राम नाम के बिना विष के समान, विष के समान हो जाती है, हो जाती है। कहने का मतलब हुआ कि जब हम लोग अपने मुंह से राम का नाम नहीं लेते हैं, ठीक है, जब हम लोग अपने मुंह से राम का नाम नहीं लेते हैं तो हमारी वाणी यानी हमारी बोली विष के समान हो जाती है, मतलब जहर के समान हो जाती है। इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था, ठीक ना। रंगप्पा जो है मगम्मा के गांव का रहने वाला एक जुआरी था। क्या था? जुआरी था, कि जो जुआ खेलता था। वह मगम्मा से धन यानी कि पैसा चाहता था, ठीक ना। वो मगम्मा से पैसा को ठगना चाहता था। इसका वही आंसर भी लिख देंगे, इसका भी आंसर छोटा ही होगा। रंगप्पा मगम्मा के, दही वाली मगम्मा चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है ना। रंगप्पा मगम्मा से, रंगप्पा मगम्मा के गांव का रहने वाला एक शौकीन मिजाज का, एक शौकीन मिजाज का जुआरी था। क्या था वो? जुआरी था, जुआ खेलता था, ठीक ना। जुआरी था, यहाँ तक हो गया। रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था, लिखेंगे और वह मगम्मा से धन चाहता था। क्या चाहता था? धन, यानी कि मगम्मा से पैसा ठगना चाहता था, धन चाहता था। रंगप्पा मगम्मा के गांव का रहने वाला एक जुआरी था जो कि मगम्मा से क्या चाहता था? धन चाहता था। इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे। कहने का मतलब हुआ कि बिरजू महाराज क्या क्या बजाते थे, ठीक ना। बिरजू महाराज क्या क्या बजाते थे, इसके उत्तर लिखेंगे बिरजू महाराज सितार, उसके बाद गिटार, सितार, गिटार, हारमोनियम, सितार, गिटार, हारमोनियम, ठीक ना, बांसुरी, सरोद और तबला बजाते थे, ठीक ना। बिरजू महाराज देखो सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, सरोद, तबला, ये सभी चीज बजाने में पूरा क्या थे? एकदम निपुण थे, ठीक ना। इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार लोग अभी भी क्या करना नहीं भूले, ठीक ना। ये क्वेश्चन जो है क्या कर रहा है? वीरेन डंगवाल के अनुसार अभी भी लोग क्या करना नहीं भूले, ठीक ना। ये वीरेन डंगवाल का एक कविता है हमारी नींद, उसी पार्ट से ये क्वेश्चन है, ठीक ना। उसके अनुसार लोग क्या करना नहीं भूले हैं। इसमें लिखेंगे कवि, उत्तर पर लिखेंगे यहाँ पे, उत्तर में कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार
कवि वीरेन डंगवाल, कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार लोग अभी भी प्रेम करना नहीं भूले हैं। एक दूसरे से प्रेम करना नहीं भूले हैं। लोग अभी भी प्रेम करना नहीं भूले हैं। नहीं बोले, एक दो लाइन इसमें और लिख देते हैं। उनकी कविताओं में उनकी कविताओं में मानवीय प्रेम, उनकी कविताओं में मानवीय प्रेम, संवेदना, मानवीय प्रेम, संवेदना और करुणा के बुनियादी सरोकार स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इसको नोट किया जाए। अगला क्वेश्चन है कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पापपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई। ठीक ना, कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी जब बड़े डॉक्टर बोल दे तुम भर्ती हो जाओ, फिर भी ये भर्ती नहीं हुई क्यों। तो पहले लिखते हैं इसको, फिर समझेंगे। तो लिखेंगे पापपाती बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई। बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती क्योंकि उसकी आर्थिक असमर्थता सामाजिक भेदभाव और अस्पताल की लाचार व्यवस्था अस्पताल की लाचार व्यवस्था
अस्पताल की लाचार व्यवस्था उसे आवश्यक इलाज से वंचित कर देती है, उसे आवश्यक इलाज से वंचित कर देती है, फुल स्टॉप देंगे। उसके बाद लिखना है, यह गरीबों के प्रति समाज और व्यवस्था की उपेक्षा को दर्शाता है। यह गरीबों के प्रति समाज और व्यवस्था को दर्शाता है। तो क्वेश्चन दिया था कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पापाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई, ठीक ना। जब बड़े डॉक्टर आदेश दिए तब भी ये भर्ती क्यों नहीं हुई, ठीक। तो पापाती बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती है, ठीक ना। बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी यह अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि उसकी आर्थिक असमर्थता, आर्थिक का मतलब होता है ना पैसे कौड़ी की क्या कहता है, कमी। उसके पास जो पैसे कौड़ी की बहुत ज्यादा कमी थी। उसके बाद सामाजिक भेदभाव, सामाजिक में लोगों के बीच क्या है, भेदभाव है। लोग एक दूसरे को देख के क्या करते हैं, जलते रहते हैं, ठीक ना। सभी एक दूसरे को देख के जलते रहते हैं, सभी में भेदभाव है। और अस्पताल की लाचार व्यवस्था, अस्पताल जो सरकारी था, ठीक ना, उसमें व्यवस्था अच्छे से नहीं था, बहुत लाचार व्यवस्था था, जिसके कारण कि उसे इलाज से वंचित रखा गया। यह वह दिखाता है कि यह गरीबों के प्रति समाज और व्यवस्था को दर्शाता है कि गरीब के प्रति समाज कितना है ना अपना क्या करता है, सहानुभूति दिखाता है। और गरीब के लिए कहीं कोई व्यवस्था अच्छे से नहीं होता है, उसको कोई देखने वाला नहीं होता है, ठीक है ना। इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को दिया है कि रामविलास शर्मा के अनुसार परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, ठीक है ना। तो परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है? उत्तर में लिखेंगे, जो लोग रूढ़ियों को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, साहित्य की रचना करना चाहते हैं, ठीक है। जो लोग रूढ़ियों को तोड़कर साहित्य की रचना करना चाहते हैं तथा साहित्य युग में परिवर्तन की आकांक्षा रखते हैं, उनके लिए साहित्य का ज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक है। क्वेश्चन था, रामविलास शर्मा के अनुसार
परंपरा का ज्ञान किसके लिए ज्यादा आवश्यक है, ठीक है ना। जो लोग रूढ़ियों को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करते हैं और साहित्य युग में परिवर्तन की आकांक्षा रखते हैं, उसके लिए परंपरा का ज्ञान सबसे ज्यादा क्या है, आवश्यक है। उसके लिए सबसे ज्यादा क्या है, आवश्यक है, ठीक है। तो वीडियो काफी ज्यादा ही लंबा हो चुका है, तो आज के लिए इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।